धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, हिंदुस्तान ऐसा लगता है बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक खबर आती है गोदी मीडिया की वेबसाइट पे इंडिया में, सर बड़ी खबर, नेपाल में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी और हिंदुओं की संख्या घटी। मैंने कहा नेपाल की खबर यहां पर आ रही गोदी मीडिया में, तो मैंने पूरा का पूरा डिटेल निकाला उसका और मैंने पढ़ा। तो जो 10 साल की जो सेंसस होती थी उसमें हिंदुओं की आबादी 0.5% कम हुई, बुद्धिस्टा की आबादी 0.4% कम हुई और मुस्लिम्स की आबादी 0.7% बढ़ी 10 साल के अंदर। नेपाल में कितनी सर? 0.7%। 3 करोड़ की आबादी में से कुछ 14-14.5 लाख जो है वो मुसलमान है वहां पर। 5% की आबादी टोटल उनकी, लेकिन उसको ऐसे मैग्नीफाई किया गया है इंडिया के अंदर उस वेबसाइट पे, और बड़ा उनका चैनल भी है, आपको पहले बता दूं मैं, ऐसे मैग्नीफाई किया, मैं चौंक गया। मैंने ऐसा क्या हो गया कि वहां पर क्या बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा हो गया? तो 0.7 को जिस ढंग से दिखाया गया है, मैं समझ गया कि एजेंडा क्या है अल्टीमेटली। ये हो रहा है सर हर जगह। इंसान एक भारत के अंदर जो घृणा की बात हो रही है, अनिल जी ने बात कही और मंजर साहब ने, सुनील जी ने, आलोक जी ने, वो बात सही है। कहीं इसका कोई अंत नजर आता है क्या? 2024 से पहले तो नहीं, क्योंकि 2024 मई तक जब तक इलेक्शन नहीं होंगे आपको ये घृणा, ये बारूद और ज्यादा फूटता हुआ दिखाई देगा। और पागलपन की स्थिति है, जैसे कोई होती है जैसे पागलपन की होती है, हम वहां पर पहुंच रहे हैं। धनंजय जी, देखिए, घृणा जो है वो तो जब मोहब्बत है तो घृणा भी होगी। अब आप इंसान के तौर पे मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं या घृणा को बढ़ाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। समझिए, जब ये इस तरह की चीज़ों को आप धर्म के आईने से देखते हैं या धर्म के चश्मे से देखते हैं, फिर धर्म के बाद फिर उसको राजनीति के चश्मे से देखते हैं, राजनीति के बाद फिर उसको सत्ता के चश्मे से देखते हैं, तो जब 4-5 चश्मा लगा लेंगे तो सही सही दिखाई थोड़े देगा। तो आप जो बता रहे हैं, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको कह रहे हैं वही है कि पहले तो हमारे अंदर नफरत है कि मैं ही सबसे आगे बढ़ूं, बाकी सब न रहे। फिर उसके बाद धर्म और जाति का आता है, फिर उसके बाद राजनीति करती है अपने तरीके से, फिर जो है सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है वो अपने तरीके से कर रही है। वो चाहे आप कश्मीर की बात करें, चाहे आप मणिपुर की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे आप बिहार की बात करें। अब ये जो सरकार है पिछले 9 सालों से, वो सरकार जो है हिंदू को लेकर के कुछ ज़्यादा ही जो है एक्टिव है, एग्रेसिव है। उसको लगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी देखिए कई विरोधाभास है कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। भारत में तो 80% हिंदू है। जैसे कश्मीर में अनुच्छेद 370 होने के बाद या खत्म होने के बाद क्या फर्क आया वहाँ का जनजीवन में? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमने वहाँ हटा दिया है और कोई भी जमीन जाके खरीद सकता है कश्मीर में, तो क्या फर्क पड़ता है? कितने लोगों ने कश्मीर में जमीन खरीदी और कितने लोग हैं जो अपने गांव में जमीन बचा करके रखे हुए हैं? हमारे बिहार में आप आइए तो एक कम्युनिटी है, कायस्थ कम्युनिटी है, आप जानते होंगे आप सब। वो कम्युनिटी शायद ही है जिनके गांव में जमीन है। कास्ट कम्युनिटी लगभग गांव से उजड़ गए। गुजरात की बात करूं तो मुंबई में ढेर सारे गुजराती हैं, उनका कोई गांव नहीं है। कोई यहीं बस मुंबई के झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, या 1 बेडरूम हॉल में रह रहे हैं, या 2 बेडरूम हॉल में रह रहे हैं, और कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। आप देखिएगा गुजराती परिवार महाराष्ट्र के, आप तो चूंकि दिनेश भाई मुंबई में रहते हैं, तो मैं जानता हूँ गुजराती परिवारों को 2 कमरे में 3 भाई मिलकर रहते हैं पूरी परिवार के साथ। वो किचन में भी रहते हैं, वो बाथरूम में भी रहते हैं, और फिर उसको बेचते हैं। कि समझ लीजिए बांद्रा इलाके में रह रहे हैं तो वो घर बेचते हैं, उससे मीरा रोड में वो 3 घर खरीदते हैं। लेकिन फाइनली कब तक वो खरीदते हैं? तो वैसे ही हमारे गांव में ढेर सारी जातियां, जैसे हमारे गांव में अब नीतीश कुमार की जाति के जो लोग हैं वो भी अल्पमत होते जा रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख करके बाहर चले गए, जमीन बेच दी और उनकी जगह पे दूसरे जमीन खरीद रहे हैं, जिनके पास जमीनें नहीं थी, जिनके पास घर नहीं थे। तो नफरत का जो वातावरण है, ये नफरत का वातावरण ये सरकार इसलिए बनाए रखना चाहती है क्योंकि उसको इससे फायदा होता है। कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि आपने विकास कार्य क्या किया। आपने ये नहीं पूछ रहा कोई कि 370 के हट जाने से जम्मू कश्मीर के नागरिकों पे क्या असर पड़ा, वहाँ के पंडितों के जीवन में क्या फर्क आया, या जो वहाँ अधिकारी रह रहे थे, जो सेना के जवान वहाँ पे हैं, उनके जीवन में क्या संकट कम हो गए, क्या उन पे खतरे नहीं है अभी। वैसे मणिपुर में जिस तरह से लड़ाया जा रहा है, मैं इसको कहूँगा लड़ाया जा रहा है, इसलिए कहूँगा कि आप जो है देखिए
भारत ने दुनिया को संदेश दिया, चाहे बुद्ध की बात करें, चाहे गांधी की बात करें। बुद्ध जो है, ठीक है, आप उनको धर्म के स्तर पर देखते हैं, तो धर्म में तो प्रवचन देना होता है, नीति कहना होता है, लेकिन राजनीति में कई तरीके के ऊंच नीच देखने पड़ते हैं, कई तरीके के भेदभाव देखने पड़ते हैं, उस स्थिति में कई तरीके के स्वार्थ देखने पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का साथ लेकर के आज़ादी की बात की। मार्टिन किंग लूथर जूनियर जो है, उन्होंने अमेरिका में की, रंगभेद की नीति समाप्त करने में बड़ा योगदान दिया। फिर जो है साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ। तो ये सारे उदाहरण हमारे पास इसलिए है कि वो भारत से गए, वो नीति भारत से गई कि सत्य और अहिंसा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो संवाद करने वाली जो स्थिति है, क्या जो कुकी जनजाति है वहाँ पे, या नागा जनजाति भी वहाँ पे है, जो जो आदिवासी समूह है, जो वहाँ के आदिवासी माने जाते हैं, और मैतेई आबादी जो है, उन दोनों के बीच क्या कोई समझौते की, बातचीत की रस्म अदायगी भी हो रही है? आपने सेना भेज दी और उनके मैतेइयों के प्रतिशत ज़्यादा है, वहाँ पे जो है ज़्यादा संख्या में मैतेई रहते हैं, नागा कुकीज कम संख्या में है। फिर जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मैतेई समुदाय से। फिर जो विधानसभा में जो बहुमत है वो 40 और 20 का फर्क है, 40 मैतेई समाज के हैं, 20 कुकी समाज के, नागा समाज के हैं। तो ये सारी चीजें, और पहले जब स्टेट बना और जब वो अधिकार दिए गए थे, तो अधिकार को सोच के दिए होंगे, और उस अधिकार में अगर परिवर्तन लाना है तो जिनके पास अधिकार है उससे बैठ के बात तो करेंगे ना। आप उनसे कहेंगे ना कि ये स्थिति है, और आज से 100 साल पहले जो स्थिति थी क्या वही स्थिति है, बदली है, और बदले में हम आपको ये सुविधाएं देंगे। क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि जो नगा और कुकी जनजाति है वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास खेती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब बताइए, देश में खेती पे कौन टिका हुआ, कौन सा स्टेट है जो कह रहा था खेती के नाम पे हम सुरक्षित हैं? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग या हरियाणा के लोग खेती पर सुरक्षित है? खेती पर सुरक्षित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हमारे बिहार में कोई खेती पे सुरक्षित नहीं है, जबकि बड़ी आबादी खेती करती है वहाँ की। वहाँ तो इंडस्ट्री है नहीं, वहाँ पे रोजगार, नौकरी है, या फिर वो खेती करता है। तो अब सवाल उठता है, ये आरोप देखिए क्या लगा देते हैं, ये हर बार आरोप ये लगा देते हैं। इससे वहाँ क्या आरोप लगा रहे हैं? वहाँ लगा रहे हैं कि म्यांमार के लोग आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो कब्जा कर रहे हैं। अरे जब मैतेई वहाँ रह रहे हैं, वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, तो विदेश से आया हुआ कैसे आदमी कब्जा कर देगा? इतना झूठ तो मत फैलावा, और अगर कब्जा करना तो पकड़ो। अब वो सेना और पुलिस की सहायता लेकर के इलाके खाली करवा रहे हैं, अफीम की खेती कर रहे हैं, तो फलाना कर रहे हैं। अरे भाई मैतेई साहब, वीरेंद्र सिंह जी, आप इतने साल से शासन में हो, आपकी ज्यादातर विधायक है, और आपको वहां की स्थिति नहीं पता है? और हिंसा पे आदमी कब उतरता है? जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता कि भाई अब तो मरना ही है। नहीं तो क्या सरकार से कोई ताकतवर है? किसान इतनी भारी संख्या में दिल्ली गए, क्या उन्होंने किसी पुलिस वाले को 2 लाठियां मारी बदले में? पुलिस ने तो खूब पीटा लोगों को। अभी पहलवान जो है, पहलवानों पे लाठी चार्ज किया, क्या पहलवानों ने लाठी चलाई? नहीं चलाई। वो तो संवाद करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने क्या किया? हम छोड़ दीजिए मणिपुर में क्या हो रहा, हो सकता है देश ढेर सारे दर्शक आपके नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ ये तो देखिए आप। दिल्ली में क्या किया, कितने पहलवान थे, और वो क्या वो हिंदू, क्या वो मुसलमान थे, क्या वो बांग्लादेशी थे, क्या वो पाकिस्तानी थे, क्या ये श्रीलंकन थे? वो सब भारत के लोग थे, सब हिंदू थे। उनके लिए आपने क्या किया? तो इनकी नीयत उससे दिखाई पड़ती है, और इनकी नीयत में ये है कि सिर्फ हर जगह झगड़ा फैला दो, मारपीट करो और दबंगई से शासन करो। लेकिन भाई दबंगई से शासन बहुत दिन नहीं चलता है। शासन अगर चलाना है तो जैसे जैसे उजाला बढ़ेगा ना, घृणा मिटेगी। हम अनजान व्यक्ति से मोहब्बत कर बैठते हैं, हम ट्रेन में आते हैं, हम फ्लाइट में आते हैं, हम कहीं वेट कर रहे होते हैं, हिंदुस्तान में भी, तो हम नहीं जानते हैं फलाना आदमी कौन है, लेकिन उससे बात होने लगती है थोड़ी देर में, आमने सामने वाली सीट पे बैठते हैं, और फिर कुछ बात पे हम एक हो जाते हैं, और हमको लगता है कि बिहार में जो ये फलाना कर रहे हैं बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि हम मनुष्य जो है बेसिकली मोहब्बत से बने हुए हैं, और संवाद जो है मोहब्बत को बढ़ाता है। ये संवाद को खत्म करके डंडे के हिसाब से, चूंकि आरएसएस ने इनको यही सिखाया कि डंडा चलाओ, संवाद मत करो, घृणा करो एक खास समुदाय के प्रति, फिर खास जाति के प्रति। इनको केवल समुदायों से नफरत नहीं है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों से नफरत है, इनको नफरत दलितों से भी है, इनको आदिवासियों से भी है, इनको पिछड़ों से भी नफरत है। तो इनको सबसे नफरत है, ब्राह्मण और राजपूतों में नफरत फैला देते हैं ये। तो इस तरह के लोग जो है, मुझे लगता है देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और देश की जनता कैसे समझेगी, कैसे? चूंकि ये सत्ता में तो यही बैठे हैं, इनको सत्ता से बिना हटाए तो कुछ हो नहीं सकता।
तो क्या सत्ता से हटाने को जनता तैयार है? सवाल